गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखिका हैं चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाएं इतिहास में दर्ज होने से रह जाती हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ऐतिहासिक जो शब्द है, इसमें मूल शब्द इतिहास है और प्रत्यय है एक। मतलब ये जो शब्द बना है इतिहास प्लस एक से बना है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दूधूपंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। मतलब ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि जो 1857 की क्रांति के समय नाना साहेब थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उसमें वे असफल हो गए और जब वो वहां से भागने लगे तो वो अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर बिठूर में ही छोड़कर चले गए। तो अंग्रेजों ने बड़ी कठोरता से उसको जिंदा जलाकर भस्म कर दिया गया। इसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। अब रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज जो शब्द है इसका जन्म फ्रांसीसी भाषा से हुआ है। जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म माना जाता है। अर्थात यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत कर देने को ही क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता दूधूपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर, मतलब जब ये कौन से सन में हुआ था? 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो नेता थे विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया था, नाना साहेब, वो कानपुर में असफल हो गए। और असफल होने के बाद वे जब भागने लगे तो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ में न ले जा सके। मतलब वो जब वहां से भागे तो अपनी पुत्री मैना को वहां से अपने साथ नहीं ले जा पाए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। दमन करना मतलब दबाना। उस जो विद्रोह उन्होंने किया था उसको दबाने के बाद उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने जो उनकी बेटी थी मैना, उसे बड़ी क्रूरता से, क्रूरता का अर्थ होता है कठोरता। निरीह मतलब होता है निर्दोष, निरपराध, जिसने कोई अपराध न किया हो। मतलब अंग्रेजों ने उस विद्रोह का दमन करने के बाद जो नाना साहेब थे उनकी पुत्री मैना को बड़ी ही कठोरता के साथ अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। भस्म करना मतलब जला देना, राख कर देना। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मतलब ये जो घटना है उस घटना का वर्णन कैसा है? रोंगटे खड़े कर देने वाला। मतलब जब इस रचना को हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से जो पाषाण हृदय वाले हैं, मतलब जिनका हृदय पत्थर जैसा है, कठोर हृदय वाले भी हैं, उनका दिल भी एक बार क्या हो जाता है? उनके दिल में भी एक बार दया आ जाती है। मतलब वो भी करुणा से पिघल जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहेब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। तो मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या निश्चय किया कि जो नाना साहब का महल है उसको भी तोप से उड़ा दिया जाए। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब हैरानी हुई, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। मतलब जब वो महल को लूटने गए तो बालिका उन्हें वहां नजर नहीं आई, लेकिन जब वो उसे तोप से उड़ाने लगे तो वो सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई। तो यह देखकर उन्हें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ।
उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। मतलब उन्हें जो बालिका मैना, उसने अंग्रेज सेनापति को रोका। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस मतलब कम उम्र वाली थी, छोटी बच्ची थी वो, से देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। वास स्थान का अर्थ होता है रहने की जगह। मतलब जो अंग्रेजी सेनापति थे, उन्होंने कहा कि ये जो मकान है वो किसका है, विद्रोहियों के नेता जो नाना साहब है उनका रहने का स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। विध्वंस का अर्थ क्या होता है, विनाश। मतलब उन्होंने, सरकार ने क्या आदेश दिया है कि इस स्थान का विनाश कर दिया जाए। फिर बालिका बोलती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, विरुद्ध मतलब विरोध में, शस्त्र क्या हथियार होते हैं, तो कह रही हैं कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। मतलब उन्होंने तो दोष किया है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। तो वो कहना चाह रही हैं कि जिन्होंने आपके खिलाफ शस्त्र उठाए वो तो मान लिया कि दोषी हैं, पर ये जो जड़ पदार्थ मकान है, मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, जो जीवित ही नहीं है, उसने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। मतलब वो कहना चाह रही है कि ये जो मकान है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, ये तो निर्दोष है और ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि इसके कारण क्या है, मुझे यह मकान गिराना होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मतलब जब उन्होंने कहा कि मुझे आदेश मिला है तो मुझे ये काम करना ही होगा, तो जो बालिका थी उसने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो कौन है। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। वो कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम था। उसने क्या बताया कि मैं जानती हूँ कि आपका नाम क्या है, जनरल है, और जो आपकी पुत्री थी मेरी और मुझ में क्या है, प्रेम संबंध था। मतलब हम दोनों में बहुत ही प्यार था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। मतलब जो बालिका थी मैना, उसने क्या परिचय बताया अपना कि आपका नाम जनरल है और जो आपकी पुत्री थी मेरी, वो और मैं, हम दोनों सखी थे और हम दोनों में क्या था, प्रेम का संबंध था। वो हमेशा मेरे पास आती थी और हम दोनों एक दूसरे को हृदय से, मतलब मन से प्यार करते थे। और उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और उसकी एक चिट्ठी आज भी मेरे पास अभी तक रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। मतलब होश उड़ना एक मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने, मतलब आश्चर्य क्यों हुआ कि इस बालिका को अभी भी सब कुछ याद है और वो उसे भूल गए थे। और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहिब की कन्या मैना है। मतलब ये सुनने के बाद जो सेनापति थे उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नाना साहिब की पुत्री क्या है, मैना है। सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोले, मतलब कुछ समय के बाद वो कुछ समय रुके, फिर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी का अर्थ क्या होता है, सखी।
किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज सरकार है मैं उसका नौकर हूँ और मैं उसने जो मुझे आज्ञा दी है मैं उसको नहीं टाल सकता। तो मैं भी तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। मतलब मैं उनका जो उन्होंने मुझे काम करने को दिया है वो काम मैं नहीं टाल सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मतलब बहुत ही नरमी से कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं भी सोच में हूँ कि अभी तक इसको नहीं उड़ाया है, लेकिन फिर भी आपसे क्या एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। मतलब वो बड़ी ही विनय पूर्वक नरमी से सेनापति जो आउटरम है, उनसे जनरल जो आउटरम है उनसे प्रार्थना करते हैं कि क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है। आउटरम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि जो नाना साहब थे उन पर बहुत ज्यादा क्रोध है अंग्रेजों का। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए अंग्रेज उन पर क्रोध करते हैं। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। मतलब ये संभव नहीं हो सकता कि हम उनके महल की रक्षा कर सके। सेनापति हे ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे को इस विषय का एक तार देना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि हमको एक तार देना चाहिए, इसके बारे में उनको लिखकर देना चाहिए, बताना चाहिए। आउटरम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते? सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। मतलब जो सेनापति है, ये जो शब्द है ये इसमें समास है। समास कौन सा है? तत्पुरुष, सेना का पति। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या मतलब शाम के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। मतलब उसका अर्थ था, जो उन्होंने तार भेजा उसका अर्थ था कि लंदन के मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रियों का एक मंडल होता है, समूह होता है। इसमें भी तत्पुरुष समास है। कौन सा? मंत्रियों का मंडल। ये भी संबंध तत्पुरुष है कि मंत्रिमंडल का मत है कि मतलब विचार, किन सभी का विचार है कि नाना का स्मृति चिन्ह क्या होता है? कि याद रखने योग्य जो निशानी होती है उसे बोलते हैं स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो ये तार था लॉर्ड कैनिंग ने भेजा था, उसमें कहा था, उन्होंने बताया कि नाना का जो भी स्मृति चिन्ह है उसको मिटा दिया जाए और वहां उसकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हम उनके महल को नहीं बचा सकते। उसी समय क्या हुआ? क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। मतलब उसी समय क्या हुआ? जो क्रूर था, ये जो जनरल आउटरम था बहुत ज्यादा क्रूर था, निर्दयी था, कठोर हृदय वाला था। उसने क्या किया? उनका जो महल था उस पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। मिट्टी में मिलाना भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? पूरी तरह नष्ट कर देना। मतलब 1 घंटे में ही क्या हुआ? जो महल था वो पूरी तरह से क्या हो गया? मिट्टी में मिला दिया गया, अर्थात पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में, जो लंदन का सबसे प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो पत्र था उसका नाम था टाइम्स। सुप्रसिद्ध में भी क्या है? मूल शब्द क्या है? प्रसिद्ध, और सु क्या है? उपसर्ग। जो टाइम्स पत्र था उसमें 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक
उस दुर्दांत, दुर्दांत मतलब जिसको दबाना कठिन हो, मतलब जो बहुत अधिक भयंकर हो, दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है जो अंग्रेज जाति जिस पर, उसे आज तक भी भारत सरकार नहीं पकड़ सकी। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय मतलब निश्चय क्या है, एक विसर्ग संधि है, मतलब नी प्लस च, विसर्ग संधि है ये, जिससे बना है निश्चय। निश्चय ही एक कलंक की बात है, मतलब धब्बा है उनके लिए कि वो अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने जो अंग्रेजों का विद्रोही था नाना साहेब, उसके महल को बचाने की बात कही, तो उनके लिए कलंक की बात है। हे के लिए कि कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, मतलब जिस नाना ने जो अंग्रेज पुरुष और स्त्रियां थी उनका संहार मतलब उनका विनाश किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। मतलब उन्हें बताया कि वृद्धावस्था क्या होती है, बुढ़ापा, जिसे बुढ़ापे की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं वृद्धावस्था। ये वृद्धावस्था जो शब्द है ये भी इसमें क्या है, संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि। ये क्या बना हुआ है, वृद्धा प्लस अवस्था, वृद्ध प्लस अवस्था, मतलब वृद्धावस्था संधि कौन सी हो गई है, दीर्घ संधि, और वृद्धावस्था का अर्थ क्या है, बुढ़ापा। तो कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उन्होंने एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित, मतलब वो मुग्ध हो गए, उस पर मोहित हो गए और अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। मतलब वो कह रहे थे कि अंग्रेजों सरकार है, उनका मत, उनके विचार ये है कि नाना का चाहे पुत्र हो, कन्या हो या कोई भी संबंधी हो, वो जहां कहीं भी मिले उसे मार दिया जाए। पर जो सेनापति हे थे वो अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने क्या किया, उसकी रक्षा के लिए उन्हें पत्र लिखा। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, मतलब प्रेम का जो व्यवहार, प्रेमालाप का अर्थ होता है प्रेम का व्यवहार होना या प्रेम संबंध, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो अंग्रेज सरकार ये कह रहे हैं कि जो कन्या थी मैना, उसके लिए कह रहे हैं कि उसे सेनापति हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय, मतलब वो समय कौन सा था, सितंबर का महीना था, और सन कौन सा था, 1857। अर्धरात्रि मतलब आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र, मतलब साफ और उजले हुए वस्त्र, बिल्कुल जो बिल्कुल साफ थे। स्वच्छ में भी क्या है, संधि है, कौन सी है, यण संधि, सु प्लस अच्छ। तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, सु है, और मूल शब्द क्या है, अच्छ। और उज्जवल है, इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है। शब्द क्या बनाई है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल से बना है उज्जवल। उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहेब के भग्नावशिष्ट, भग्न प्लस अवशिष्ट, तो बोल रहे हैं भग्नावशिष्ट मतलब क्या होता है, जो खंडर होते हैं। प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, मतलब जो महल है वो जो खंडर हो चुका है उसके ढेर पर बैठी रो रही थी। मतलब जब अंग्रेजों ने उसको जला दिया था, पूरे जो महल था उनका, उसका विनाश कर दिया था, उसको विध्वंस नष्ट कर दिया था, तो आधी रात के समय पर एक बालिका बिल्कुल साफ उजले हुए कपड़े पहनकर उसके ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां आए। जब मतलब वो बालिका रात को आधी रात के समय वहां रो रही थी, तो कुछ सैनिक थे जो उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। मतलब जो सैनिक थे जब उसे कोई भी प्रश्न पूछते थे तो बालिका उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ वो रोए जा रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। कराल मतलब भयंकर,
जो जनरल आउटरम था वो अपना भयंकर रूप लेकर वहां पर आ गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, मतलब वह उसे पहचान गया और फिर बोला, ओह ये नाना साहिब की लड़की मैना है। ये जो वाक्य है, ओह ये नाना साहिब की लड़की मैना है, ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, जो हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो उसमें ये क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। ओह ये नाना साहिब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और को न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जरा मतलब थोड़ा सा भी नहीं डरी। मतलब जो बालिका थी मैना, वो सिर्फ रोए जा रही थी और उसने अपने चारों तरफ किसी को भी नहीं देखा और ना ही उनसे वो डर रही थी, सिर्फ रो रही थी। जरा का अर्थ होता है थोड़ा। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। तो जनरल आउटरम ने कहा कि जो अंग्रेज सरकार है उसकी आज्ञा है कि तुम्हें गिरफ्तार करना है, तो मैंने उनकी आज्ञा से तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली। जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई, तो मैना ने उसके मुंह की ओर दयालु भाव से, मतलब दया के भाव से देखा और कहा, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। मतलब उसकी अंतिम इच्छा थी कि आप तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मेरी जो अंतिम इच्छा क्या है कि थोड़ी देर और मैं यहाँ बैठकर रोना चाहती हूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। मतलब जो वो था जनरल आउटरम, उसका हृदय कैसा था? पाषाण हृदय था, मतलब पत्थर के समान था उसका हृदय, बिल्कुल कठोर हृदय वाला जो था। तो उसने क्या किया, जो छोटी बच्ची थी उसकी अंतिम इच्छा भी उसकी पूरी नहीं की। उसकी अंतिम इच्छा क्या थी कि वह थोड़ी देर उस ढेर पर बैठकर रोना चाहती है, जी भरकर रोना चाहती है। तो मतलब उस जो जनरल था उसने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी और उसी समय मैना के हाथ में क्या हथकड़ी लगा दी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई और उसे कानपुर के किले में कैद कर दिया। हथकड़ी जो शब्द है इसमें भी समास है। इसका शब्द क्या बना? समास विग्रह करते हैं तो हाथ के लिए कड़ी, और समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता का अर्थ क्या होता है? इतिहास का जानकार। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस ने के वाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। मतलब जो कानपुर का किला था उसमें एक बहुत ही भयंकर हत्याकांड हुआ। नाना साहिब की एकमात्र मतलब केवल एक, जो नाना साहिब थे उनकी सिर्फ एक ही पुत्री थी, वो थी मैना। एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। मतलब जो कानपुर का किला था उसमें भयंकर हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड में क्या है, जो नाना साहिब थे उनकी एक ही पुत्री थी मैना, वो धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। मतलब उसे आग में जलाकर राख कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख, मतलब वो जो आग थी उसमें वो जो बालिका थी वो जल रही थी, उसे देखकर सभी लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अनुपमा मतलब जिसकी समानता न की जा सके। तो इन्होंने कहा कि जब वो बालिका उस आग में जल रही थी तो उसे देवी मानकर सभी लोगों ने उसे प्रणाम किया। तो ये जो पाठ है इसमें हमने बालिका मैना के बारे में पढ़ा कि वो निर्दोष थी, निरीह थी और उसने कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी अंग्रेजी सेना ने बड़ी ही क्रूरता से उस बालिका मैना को आग में जलाकर भस्म कर दिया। धन्यवाद।